A very good evening to everyone. I, Nikita Malik, Assistant Professor, Maharaja Surajmal Institute, Delhi, welcome you all to our college webinar on managing self and learning during COVID-19 pandemic with our chief guest, Honorable Dr. Kiran Bedi ji. Firstly, I would like to invite Honorable Shri Kaptan Singh ji, President of Surajmal Memorial Education Society. He has been associated with the society from its very beginning in 1972, and in association with late Shri Ram Nivas Medhar ji, he has been instrumental in the formation of the society and setting up of various institutes and schools. Coming from an agricultural family, Shri Kaptan Singh ji is well familiar with our farmers' issues, and from time to time he likes to express his concerns over rural development, agriculture, political improvements, education and other social matters. Sir, please take over this session. पांडिचेरी की उपराज्यपाल आदरणीय किरण बेदी जी का मैं सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के 9000 सदस्यों, 7000 स्टूडेंट्स, 300 के लगभग टीचर्स और 100 से अधिक स्टाफ मेंबर्स की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय किरण बेदी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया और अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। आदरणीय किरण बेदी जी बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। वो अद्भुत व्यक्तित्व है उनका। शिक्षा, खेल, स्पोर्ट्स, सेवा, सोशल एक्टिविटीज, लेखन, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, एलएलबी किया और सोशल साइंसेज में पीएचडी की। स्पोर्ट्स में वो टेनिस की नेशनल एशियन चैंपियनशिप रही। सर्विस 1972 में आईपीएस की सर्विस में उन्होंने ज्वाइन किया। वो पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी और इस सर्विस में उन्होंने जो मानक तय किए हैं उनको पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। उनकी वर्क कल्चर के मैं मानकों को बताना चाहूँगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, डिसिसिवनेस, फियरलेसनेस, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, ह्यूमन वैल्यूज, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर्स पॉलिटिकल सिस्टम के सामने झुक जाते हैं, लेकिन किरण बेदी जी इस बात के लिए पूरे भारतवर्ष में मशहूर हैं कि वो सही निर्णय लेना पसंद करती हैं और किसी के दबाव में काम नहीं करती। रिस्पॉन्सिवनेस, जो भी उनको ड्यूटी उनके सामने आती है आम आदमी के लिए, उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने पूरा किया है। रिफॉर्मेटिव कल्चर, वो तो हमारे पड़ोस में तिहाड़ जेल है, वहाँ रही हैं और वहाँ पर उन्होंने जितने सुधार किए हैं उनका उल्लेख करके उसकी पूरी लिस्ट बन जाएगी। अब उसका वर्णन इतना बड़ा है। रिजल्ट ओरिएंटेड हैं वो। उनके ये जो मानक हैं, मैं ये कह सकता हूँ, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स का चेयरमैन रहा और लगभग सभी स्टेट्स में घूमा हूँ और जहाँ भी गया वहाँ किरण बेदी जी का जिक्र जरूर आता था और सभी लोग ये मानते थे कि ऐसा ऑफिसर इतिहास में बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ। उनकी जो सर्विस की यात्रा रही है, उस यात्रा में उन्होंने जो मापदंड स्थापित किए हैं उनको छूना एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा वो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल सेवा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं। उनकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक जीवन ज्योति, एक इंडियन फेडरेशन, और इसके जरिए उन्होंने बहुत जो हमारे पिछड़ा वर्ग है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उसके लिए उन्होंने उनकी सेवा में बहुत काम किए हैं। इनके 2 कॉलेज भी हैं जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के उसमें चल रहे हैं। इनको बहुत लेखन का बहुत अनुभव है और लगभग 8 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं।
अवार्ड्स इतने मिले हैं कि उनकी गणना करना मुश्किल है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड, वो भी इनको मिला है। इनको दी वीक ने मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट एडमायर्ड वुमेन के रूप में इनकी प्रशंसा की। रीडर्स डाइजेस्ट ने इनको सम्मानित किया। वस्तुतः इनका जीवन हमारी प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे व्यक्तित्व को अपने बीच में पाकर हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और उनसे जो सीख हमें मिलेगी उससे हमारे छात्र, हमारे शिक्षक, हमारे सदस्य लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। माननीय, जिस साल आपने सर्विस ज्वाइन की, इंडियन पुलिस सर्विस, उसी साल हमारी सोसाइटी की 1972 में स्थापना हुई। समय समय पर हमने इंस्टीट्यूट्स खोले हैं। जो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट है 1999 में हमने स्थापित किया। इसमें BCom, BBA, BCA, B.Ed इनकी क्लासेस चलती हैं। 2001 में MSIT स्थापित किया। MSIT में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की जाती है। 2009 में हमने बीकानेर में और शामली में 2 स्कूल स्थापित किए। बांधवगढ़ में अब हम करने जा रहे हैं। और MBA के और LLB की बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिनका ये प्रोसेस में है। जल्दी ही अगले साल इनको हम शुरू कर देंगे। और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उदाहरण के लिए MSI और MSIT पूरे राष्ट्र के 10,000 इंस्टीट्यूट्स में उनका 13वां और 14वां नंबर है। प्लेसमेंट में हम पूरे कंट्री में 6ठे नंबर पे हैं। और अपने टीचर्स को सुविधा देने में भी हम लोग पूरे कंट्री में 6ठे नंबर पर हैं। इसके अलावा हम सोशल एक्टिविटीज़ में भी हमारी सोसाइटी इन्वॉल्व है। हमने एक रूरल एजुकेशन रिसर्च और डेवलपमेंट सेल खोली हुई है। ये सेल ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करती है। साथ ही साथ जो स्कूलों में कमियां हैं, एजुकेशनल, एकेडमिक्स, स्ट्रक्चरल, उन सारी कमियों के बारे में हम लोग स्कूलों को भी बताते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी बताते हैं। और इस समय हमने 4 राज्यों के 2-2 स्कूल अडॉप्ट कर रखे हैं। उन स्कूलों में हमारे यहाँ के टीचर्स, जो अनुभवी टीचर्स हैं, वो जाकर वहाँ सेवा प्रदान करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम गांव के ऐसे बच्चों को जो जिनको उसकी ज़रूरत होती है आर्थिक सहायता की, ऐसे बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं 50,000 रुपये की। जो बच्चा जिसकी फर्स्ट डिवीज़न हो और किसी प्रोफेशनल कोर्स में आया हो, ऐसे अब तक हम 400 स्टूडेंट्स को ये सुविधाएं प्रदान कर चुके हैं। जो बच्चे सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ दिल्ली आते हैं और गांव से आते हैं और उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बच्चों को भी हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। ये पिछले साल से हमने शुरू किया है। पिछले साल हमने 20 ऐसे एस्पिरेंट्स को स्कॉलरशिप दी और ये खुशी की बात है कि उसमें से 4 बच्चे हमारे उसमें सेलेक्ट हो गए सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा हम एक टैलेंट डेवलपमेंट कैंप का आयोजन करते हैं जून में। उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्कूलों के, किसी भी राज्य का कोई स्कूल है, वो ग्रामीण क्षेत्र का, उसके बच्चे उसमें आ सकते हैं। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि 12वीं के बाद क्या करना है। उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनको बुलाकर उनसे भाषण दिलवाते हैं, लेक्चर दिलवाते हैं, ताकि वो उनको ये बताएं कि वो इन विशेष क्षेत्रों में किस तरीके से 12वीं के बाद प्रवेश कर सकते हैं। और आपको जानकर हर्ष होगा कि हम इसमें 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अब तक ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। माननीय, मेरा आपसे निवेदन है, आप तो खुद जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके लिए काम करती हैं, कि कभी समय निकालकर जब हमारा एक कार्यक्रम हो उसमें आएँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति और आपके संबोधन से हमारे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, उनको जीवन में आगे बढ़ने का एक नया उत्साह मिलेगा। मुझे ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की जो वर्क कल्चर है हमारी सोसाइटी की, उसमें कोई भी सोसाइटी का पदाधिकारी वो सोसाइटी से किसी तरह का आर्थिक लाभ नहीं लेता। सब बिना निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। और करीब 100 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके अकाउंट्स के लोग हैं, सब विभिन्न विधाओं के लोग हैं। उन 100-150 एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में
सब कमेटी बना के गाइड करने के लिए उनको हम उनकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। इससे हमें उन लोगों के अनुभव का लाभ मिलता है, एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है। माननीय, ये सोसाइटी इस तरह से कार्य कर रही है और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आपको जब भी अवसर मिले आप निश्चित रूप से हमारे इस सोसाइटी में आएँ, ताकि हमारे बच्चों को आपके जीवन में आपने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, आपने जो अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, उनके बारे में जब उनको सीधे आपके मुंह से जानकारी मिलेगी, आपके अनुभव का, आपका मार्गदर्शन का लाभ उन्हें मिलेगा, तो वो जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। मैं पुनः अपने सोसाइटी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कृपा करके अपने इतने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. I would now like to request our chief guest, Honorable Dr. Kiran Bedi ma'am, to address the gathering. आपको सबको मेरी ओर से नमस्ते और धन्यवाद। आपने जो मुझे आदर और सत्कार दिया, इतने अच्छे आशीर्वाद दिए और मेरे लिए अच्छे शब्द बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम। श्री कप्तान सिंह जी, आपको बहुत मुबारक। आपने सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी को इस तरीके से बनाया और इतनी दूर तक ले गए और इसको राष्ट्र भर में आप स्प्रेड आउट कर रहे हो, इनकी शाखाएं खोल रहे हो। आपकी जरूर दूरंदेशी है, इसकी वजह से ये काम एजुकेशन का देश भर में जा रहा है। आपकी टीम में श्री अजीत सिंह जी है, जो मैं देख पा रही हूँ उनको। आपके सेक्रेटरी हैं सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के। आपके राजपाल सिंह जी सोलंकी ट्रेजरर है और आपके एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हैं प्रोफेसर हरीश सिंह जी, जो कि जिन्होंने मुझे ईमेल भेजी और इनके पिताजी ने मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस में काम किया है। ये उन्होंने मुझे याद कराया और मुझे वो ऑफिसर भी याद है, उनके पिताजी। और आपके कंप्यूटर के बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट है निकिता मलिक, जो मुझे ईशा ने बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। आपकी लगता है टीम बहुत बढ़िया है। काश जल्दी समय अच्छा हो और जब मैं दिल्ली आऊं तो फिर मैं आपकी सोसाइटी को मिल सकूं और आपके कॉलेज में आ सकूं। ये मेरी भी इच्छा होगी और मैं भी इसके लिए इंतजार करूंगी। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं उसके लिए आभारी हूं और मैं जरूर आना चाहूंगी जल्दी से जल्दी, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती है और सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तब तक, जब तक दूर है नहीं होती, तब तक कोई बात नहीं, हम वर्चुअली मिलेंगे और वर्चुअली अपने विचार आदान प्रदान करेंगे। आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। मेरे विचार में जो मैंने बच्चों स्टूडेंट्स के लिए सोचे हैं वो 2-3 चीजें हैं। पहले तो मैं एक फ्रीडम का मतलब बताना चाहूंगी, और इस प्रकार बताना चाहूंगी क्योंकि वर्चुअल की कुछ लिमिटेशंस हैं समझाने में और याद रखने में। तो मैं ऐसी चीज को तरीके से बताना चाहूंगी जिससे कि वह उनको याद रहे। हमारे मन में, हमारे स्टूडेंट्स के मन में हमेशा ये होता है, मैं चाहती हूँ वो एक महसूस करें कि उसकी कदर करें कि हमारा देश रिमार्केबल एक डेमोक्रेसी, बहुत अच्छी सुंदर डेमोक्रेसी है, जहां वह पूरा स्वतंत्रता देती है अपने विचार प्रकट करने में, अपनी मोबिलिटी में, लिखने में, पढ़ने में, व्यवसाय करने में, ट्रैवल करने में। बहुत अच्छा है। और मीडिया कितना खुला है, किस प्रकार हम लोग किसी की इजाजत, हम कोई फॉर्मल परमिशंस नहीं लेते, अपने विचार प्रकट करते हैं और अपने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस और एजुकेट भी करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स में एक सेंस ऑफ मैं समझती हूँ एक फीलिंग होनी चाहिए, एक प्राइड होनी चाहिए, सेंस ऑफ फ्रीडम। तो मैं अपने आज के
मेरी अच्छी उम्र है, मैं भी एक मदर हूँ, तो मेरे लिए वो बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और मेरे भी आपके बीच में मुझे मालूम है टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी शायद हैं, क्योंकि आपने इसको ओपन किया है, आपने इसको पासवर्ड जनरली किया ताकि कोई भी इसको सुन सके। तो मैं फ्रीडम का मीनिंग बताना चाहती हूँ कि ये मीनिंग क्या है, क्योंकि कुछ देर हुए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डे हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया था कि इसके साथ राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पढ़ाइए, फंडामेंटल राइट्स के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की भी बात करें, ताकि आप दोनों चीजें के, क्योंकि हमारी शिक्षा में ज्यादा देर हम फंडामेंटल राइट्स हम लोग, और शिक्षा ही नहीं, हम प्रकट भी करते हैं मेरा राइट है, मेरा राइट है। तो मैसेज ये आया था कि जहां हम राइट्स की बात करें साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करें। सो हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया और राइट्स एंड ड्यूटीज को समझाया। इसलिए मेरा क्या मंत्र है स्टूडेंट्स को देने के लिए, इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, इट्स कॉल्ड द ABCD ऑफ फ्रीडम। ए का मतलब क्या है मेरे विचार में, बी का, सी का और डी का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABCD ऑफ फ्रीडम? सबसे ज्यादा ये भगवान हमें, जैसे मैंने कहा, ऐसे देश में है, मैंने ऐसे देशों में भी गई हूँ जहां हमें स्वतंत्रता नहीं है किस तरीके की महिलाएं ड्राइव करें या ना करें, और महिलाएं कैसे कपड़े पहने, दिखे कुछ, दिखे ना दिखे, और यहाँ पति की इजाजत लेके शॉपिंग जाए। सो कितना कुछ है, तो और इजाजत नहीं है कि, और भाई कई पर्सनल फ्रीडम्स नहीं है। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैंने, और यूनाइटेड नेशंस में मैंने काम किया है, मैं गर्व से महसूस करती थी यूनाइटेड नेशन में, जहां मुझे इतनी सारी कंट्रीज में जाने का मौका मिला, कि मैं गर्व से कह सकती हूँ मैं भारतीय हूँ, क्योंकि मेरे भारत देश में मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, अगर इसकी मुझे कदर करो तो। सो ABC का फ्रीडम मतलब क्या है? पहली बात यह है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एबिलिटी है, हमारे पास काबिलियत की फ्रीडम है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज आज देते ही सबको, मेन वुमेन गर्ल्स बॉयज, अपॉर्चुनिटीज इक्वल है। और जहां पिछड़े वर्ग हैं या प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं या मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं या जिनको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी हमारा संविधान और हमारे सारा सिस्टम उनको भी एबिलिटी पहचानने के लिए, अपनी काबिलियत को उभारने के लिए उसको फ्रीडम देती है। लेकिन इस नंबर 1 एबिलिटी, A फॉर एबिलिटी, ताकि हम लोग अपना हुनर को खूब उभार सके। सो A फॉर एबिलिटी। लेकिन B का मतलब है बाउंड्रीज। हम अपनी एबिलिटी को बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकते। एक आपने देखा है कि एक सड़क भी होती है, एक ब्रिज भी होती है, उसके भी शोल्डर्स होते हैं, बिना शोल्डर्स के वो खतरनाक बन जाता है। क्योंकि अब आप पुल देखते हैं, पुल के बाद एकदम उसके वो उसके शोल्डर्स अंग्रेजी में कहते हैं, उसको बैरियर्स कहते हैं, क्योंकि ताकि कोई गाड़ी चलती हो तो उसको गिर ना जाए। तो हर चीज की बाउंड्रीज होती है। तो जैसे हमारे पास फ्रीडम ऑफ एबिलिटी है, ऐसे ही हमारे पास बाउंड्रीज की भी सिचुएशन है। जैसे कोई गेम आप बिना रूल्स के नहीं खेलते, कोई गेम बिना रूल्स के खेलना तो वो फिर गेम नहीं है, वो फिर एक शायद एक sense of no rules means not a game in the sense. Even a game has a rule. Even COVID today has a standard operating procedure. जैसे आज भी सरकार ने मैसेज दिया कि स्कूल भी खुल रहे, सिनेमा भी खुलना है, बार और रेस्टोरेंट्स खुल गए, उसके लिए उन्होंने नियम बनाए called standard operating procedures. So मेरा सेकंड मतलब है बाउंड्रीज। हमारे पास, हमारे युवाओं को ये समझना चाहिए कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एबिलिटी है, लेकिन साथ साथ उस एबिलिटी के साथ साथ वी मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व सर्टेन बाउंड्रीज। हमारी हद से क्रॉस ना करें। माँ बाप आपको टाइम देते हैं, इजाजत देते हैं, जाओ बेटा जाओ, कॉलेज जाओ, दोस्त बनाओ, सिनेमा देखो, पार्टी में जाओ, लेकिन उसके लिए बाउंड्रीज है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब कोई बाउंड्रीज को तोड़ता है या बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता और दुरुपयोग करता है वो अपनी फ्रीडम का। सो मैं सेकंड मीनिंग आपको बता रही हूँ, इज द वे टू जस्ट कीप दिस, इज द बाउंड्रीज। द थर्ड इज हमारी शिक्षा पहले ये काबिलियत सिखाया कि अपनी काबिलियत को उभारो।
हमारी शिक्षा साथ साथ बाउंड्रीज भी सिखाए, क्योंकि आपको पूरा राइट टू एडमिशन इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, लेकिन अब आपके पास समझ ये होनी चाहिए कि आप उस काबिलियत को, उस बाउंड्रीज के रह के आप अपनी समझ कैसे बढ़ाते हैं। और उसके लिए सी का मतलब कॉन्शियस, दैट मीन्स अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं। आप अपनी आत्मा से गाइडेंस लेते हैं कि मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूं, अच्छा क्या है या बुरा क्या। अभी आपको आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी जो आत्मा से रिलेटेड है, कॉन्शियस से रिलेटेड है। वो सुंदर स्टोरी है कि एक बस में सब लोग जा रहे हैं और वो कंडक्टर सबको टिकट देता है, छत पे भी बैठे लोगों को टिकट जाके देता है और उनसे पैसे लेता है और उनको टिकट देता है बस में। उसके बाद टिकट देके वो नीचे आ जाता है, सबको अगर कोई किसी ने पैसे ज्यादा दिए हैं तो उनको पैसे वापस करता है जो एक्स्ट्रा पैसे दिए। तो एक बारी एक उसी वक्त तो वो वही व्यक्ति, एक को उन्होंने पैसे दे दिए, वो आदमी पैसे गिनता रहा कि लगता है कि कोई गड़बड़ है, एक को जिसने पैसे दिए। तो वो नीचे आया और वो कंडक्टर के पास वापस गया अपने, जब उसका स्टेशन आ गया तो बस से उतरा तो कंडक्टर के पास उसका हाथ, शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है कि ये प्राजी आपने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए, ये है 10 रुपए, ये वापस लौटाना चाहता हूँ। तो सरदार जी, दूसरे, ये पंजाबी स्टोरी है, तो उन्होंने, सरदार जी ने कहा ये मैं जानता हूं मैंने आपको ज्यादा दी। वो कहते मैं जानता हूं आपको ज्यादा दी। तो उन्होंने कहा क्यों, मैंने आपको मुझे जानते हुए पैसे ज्यादा क्यों दिए? बोले मैं वेट कर रहा था कि क्या आप मुझे आकर लौटाते हैं मेरे 10 रुपए, क्योंकि आप ग्रंथी हैं, आप गुरुद्वारे में पाठ करते हैं और आप बड़े अच्छे प्रवचन भी देते हैं और ग्रंथी भी हैं। तो मैं ये देख, और मैं आपको सुनता हूँ और मैं बड़े शौक से आपको सुनता हूँ। आज मैं ये देखना चाहता था कि जो आप शिक्षा हमें ग्रंथ के अनुसार देते हैं, क्या वो आप जीवन में उतारते हैं, जीवन में उतारते हैं? ये बहुत जबरदस्त उन्होंने आज एक कॉन्शियस, तो मैंने उस फिल्म में बिल्कुल साफ साफ आ रहा था कि क्या वो व्यक्ति अपनी आत्मिक आवाज सुनता है। उसके पास फ्रीडम था, उसके पास, लेकिन उसने अपनी आत्मिक आवाज, उसको किसी ने बताया नहीं, कहा तो 10 रुपए ज्यादा ले जा रहे, लेकिन उसने आत्मिक आवाज को सुना। क्या हमारे स्टूडेंट जो हैं आत्मिक आवाज को सुनना ट्रेन होते हैं? क्योंकि जो युवा आत्मिक कॉन्शियस को सुनने लग जाता है तो वो अपने आप को खुद देख के जीवन जीता है, गलतियां नहीं करता है, क्योंकि उसकी आत्मा कभी भी नहीं कहेगी। मैंने खुद आत्मा की आवाज को हमेशा सुनने की कोशिश की है, प्रैक्टिस की है और मार्गदर्शन भी दिया है, और मैंने देखा है कि पता नहीं अंदर से आवाज किसकी है, आपको अपनी आवाज है कि ईश्वर की आवाज है। और चौथा है डी फॉर ड्यूटी। आप डूइंग में अपनी कर्तव्य कैसे करते हैं? आप जानते हैं जैसे माँ का रोल अपना है, पिताजी का अपना रोल है, पुलिस ऑफिसर का अपना रोल है, पॉलिटिकल लीडर का अपना रोल है, टीचर का अपना रोल है, सो मैनेजर का अपना रोल है। सो जो ABC ऑफ फ्रीडम है, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि याद रखना कि जब आप शिक्षा कोई भी ग्रहण करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू मस्ट हैव फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ डूइंग, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। क्योंकि भगवान यही आप एक इंसान को ये फ्रीडम देता है कि वो कैसे भी अपने जीवन का निर्वाह करना चाहे वह करे। सो इसका, लेकिन वो बाउंड्रीज में रहे, आत्मिक विश्वास में रहे और अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाए। मेरा दूसरा मैसेज और ये है, वे भी एक स्टोरी है JRD टाटा जी की। वो स्टोरी ये है कि एक व्यक्ति टाटा जी के पास गया, JRD टाटा के पास, और उन्होंने कहा कि मैं ना जान के बड़े सस्ते पेन रखता हूँ, क्योंकि मैं हर पेन खो देता हूँ, मेरे सारे पेन खो जाता हूँ, इसलिए मैं सस्ते पेन रखता हूँ टाटा साहब। तो लिखा अच्छा, अगर तुम आदत बदलना चाहते तो ये करो। उन्होंने क्या करूं? बोले जाके एक एक्सपेंसिव, एक कीमती पेन खरीदो, एक कीमती पेन खरीदो। तो उन्हें कीमती पेन खरीदा। उनको 6 महीने के बाद टाटा जी फिर से मिले, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तेरे पेन की आदत का क्या हुआ? बोले अब मेरा पेन घूमता नहीं है। उनका क्यों नहीं घूमता? क्योंकि बड़ा महंगा है, ये बहुत महंगा है, और मेरा नहीं खोया क्योंकि मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ।
बहुत ध्यान रखता हूँ। तो टाटा जी ने लेसन इस लर्निंग था कि आप जिस चीज की कदर करते हैं वो चीज छूटती नहीं है, वो घूमती नहीं है। अगर हम अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखते हैं तो आप तंदुरुस्त रहते हैं। अगर आप अपने समय का ध्यान रखते हैं तो समय आपका वेस्ट नहीं होता है। अगर पढ़ने के शौकीन है तो आप पढ़ेंगे। अगर व्यवहार के शौकीन है, उस पर ध्यान रखते हैं तो व्यवहार आपका अच्छा होगा। और अगर आप पढ़ने के शौकीन है तो आपके माँ बाप आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि बच्चों बैठ के पढ़ो। और अगर आपने लॉ अबाइडिंग है तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा हेलमेट पहन के ड्राइविंग करो। अगर आप लॉ अबाइडिंग है तो सड़क पे रुकावटें नहीं करेंगे, दूसरों के अधिकारों को नहीं छीनेंगे। सो मैं ये मैसेज 2 स्टोरी से आपको, क्योंकि बेटर है कि कोई स्टोरीज याद रहे हमारे स्टूडेंट्स में, क्योंकि स्टोरीज में बहुत सारे मैसेज है। पहला स्टोरी है, एक मंत्र मैंने दिया आपको, ABCD ऑफ फ्रीडम। A का मतलब एबिलिटी, B का मतलब बाउंड्रीज, C का मतलब कॉन्शियस और D का मतलब ड्यूटी। अगर हम अपनी ड्यूटी कॉन्शियस तरीके से सावधानी से निभाएं, अपनी बाउंड्रीज के बीच में रहें, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप वही चीज की कीमत रखते हैं, उसी चीज को वैल्यू करते हैं, संभालते हैं, उसी चीज को संभालते हैं, घूमते नहीं है, जिसकी आप कदर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पेन की स्टोरी सुनाई, मैंने, क्योंकि आमने सामने नहीं है, और आमने सामने होके तो आप बहुत कुछ और तरीके से कन्वे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है ताकि अगर आमने सामने भी नहीं है तो भी जो मैंने थोड़े से आपको विचार आपके सामने प्रकट किए, तो मेरे स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं या कोई भी मेरे नागरिक भाई सुन रहे हैं या बहनें सुन रही हैं, तो उनको ये बात भूलेगी नहीं। आपका धन्यवाद। और अब मुझे बताया गया है कि अब आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो मेरे पास समय है आपके लिए, आप करिए। धन्यवाद। I request the attendees to please send in their questions. Ma'am, we have a question. Can you please suggest some ways specifically for working women to ensure work-life balance in this pandemic situation? आप देखा जाए तो समय ही समय है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो समय नहीं है। समय ही समय ऐसे है क्योंकि पहले आप काम करके, अपना जल्दी से काम करके घर से फिर काम पे जाते थे, तो आप बड़ा जल्दी उठ के हर चीज ऑर्गेनाइज करके तो आप काम पे चले जाते थे, और फिर आप ट्रैवल का टाइम बताते थे, वापस आते थे, आप आने जाने का भी समय होता था, फिर आप काम करते थे। अब आप वर्किंग फ्रॉम होम हो, तो अब आपके पास समय ही समय है, क्योंकि आपका आने जाने का समय बच गया, राइट? और इसलिए आपकी टाइम मैनेजमेंट बेटर हो सकती है। और दूसरी तरफ ये है कि अब तो आप घर ही हो, आप जब मर्जी कर लो, जब मर्जी खाना बनाना, अब जब मर्जी अपने घर की मैनेजमेंट करना, अब जब मर्जी उठना, अब जब मर्जी जो भी काम करना चाहते हो करना। तो अभी टाइम टेबल आपका इलास्टिक है। पहले आपका टाइम टेबल फिक्स था, हर एक को मालूम था घर में कि मम्मी ने जाना है, जल्दी उठो, अपना करो काम को, मम्मी ने चले जाना है, अब मम्मी ने रात को ही आना है। अब ये है कि मम्मी तो घर ही है, अब जब मर्जी मम्मी से खाना मांग लो, अब जब मर्जी मम्मी से करो, क्योंकि मम्मी घर ही है। तो ये आपके हाथ में है और आपकी फैमिली पर है कि आप अपने दिन का दिनचर्या कैसे बनाते हैं। आप वही रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं, आप रिलैक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप पर्सनल डिसिप्लिन अगर करें तो उसकी फैमिली भी कदर करेगी, बच्चे भी कदर करेंगे। आफ्टर ऑल बच्चों का भी स्कूल फ्रॉम होम है इस वक्त आपके लेकिन काम तो शुरू हो चुका है, आजकल तो काम शुरू हो गया है, तो आप जा सकते हैं अभी काम पे, कोई मना नहीं करता का काम जाने में। सो यू कैन स्टिल, ये कैन आप चाहे वर्क फ्रॉम होम करें या वर्क आउट फ्रॉम आउटसाइड होम भी करें, तो भी आप जैसे दिनचर्या बनाएं उतनी उसी के अनुसार फैमिली भी एडजस्ट करती है। Thank you, ma'am. We have another question. How can we, on our behalf, do social work as well as manage studies? By regularly interning, by regularly volunteering community work.
आपके पास आसपास नेबरहुड है, आपके आसपास एनजीओज हैं, आपका जिधर मन करता है, आपके पास सत्संग है, जो आपकी जिधर लगन है, अगर आप उस लगन के एरियाज ढूंढें, अपनी रिसोर्स मैपिंग करें, तो उस अपने घर के आसपास आपकी लगन की कोई स्कूल है, आप पढ़ाई में बच्चों को पढ़ाने में खुश रहते हैं, सो डिपेंड्स ऑन यू, ओल्ड एज होम है, या एक नर्सरी है, या कोई एक एनजीओ है, या कोई एनवायरनमेंट क्लब है, या कोई रीडिंग ग्रुप है, कोई विमेन्स ग्रुप है, कोई आपकी कोई भी चीज जिसमें जिस और आपकी रुचि है, आप उस और रुचि आप अपनी निभा सकते हैं और आप जाके अपना समय दे सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आप दूसरों के काम भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। मैम एक और दीपिका जी पूछ रही हैं कि व्हाट थिंग्स मोटिवेट यू इन योर लाइफ? मोटिवेशन मानसिक होता है, मानसिक स्थिति आपके लिए मोटिवेशन होती है, ये बाहर से कोई इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स का नहीं है। सो ये अपनी मानसिक खुराक अपने आप को रोज देनी पड़ती है, ये इससे आदत होती है, ये मानसिक खुराक भी एक आदत है, ये अंदर से भी आती है लेकिन अपने आप को समझाया भी जाता है। सो आपकी सोच जो है वो आपकी मोटिवेशन है। आप नेगेटिव भी सोच सकते हैं, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, चॉइस आपके हाथ में। जैसे भगवान ने आपको एबिलिटी दी है, आप एबिलिटी को यूज करें, ज्यादा करें या कम करें, ये आपके हाथ में। सिर्फ ये है कि आप अपना कर्तव्य ठीक निभाना चाहें तो आप बेटर चॉइसेस लेंगे, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, लेकिन समय की कदर करेंगे तो और भी मोटिवेटेड रखेंगे। लेकिन अगर आप समय नहीं, अपना मोटिवेशन गिरा देंगे तो आपका समय भी खराब होगा, आपकी तंदुरुस्ती भी खराब होगी, आपकी मानसिक शांति भी जाएगी। सो ये मोटिवेशन है अपना ध्यान रखना। मोटिवेशन का एक और तरीका है अपना ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, रहने सहने का रखना, समय व्यतीत कैसे करते हैं उसका ध्यान रखना। सो अपना ध्यान रखना सोच के ऊपर भी है। सोच दिखती नहीं है, सोच दिखती नहीं है, सिर्फ आपको खुद पता है कि मेरी सोच क्या है, बाहर नहीं दिखती है। लेकिन अपना ध्यान रखना कि मेरी, और कोई भी भगवान सर्वगुण ईश्वर नहीं, मेरे मन में भी नेगेटिव थॉट आएगी, उदासीन भी आएगा, या कुछ काम की कम करने का आएगा, लेकिन उस वक्त सोचना है कि मेरे मन में ये सोच क्यों आ रही है, मैं क्यों नहीं इसको बदल सकती, क्यों नहीं अच्छा कर सकती। सो ये मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं होता है, ये इंटरनल होता है। जैसे भूख लगी, बाहर नहीं चेहरे पे लिखा मुझे भूख लगी, हाँ बच्चा रोएगा मुझे भूख लगी, बच्चा रोएगा, आप नहीं रोएंगे, बड़ा नहीं रोएगा कि मुझे भूख लगी, आप खाने की तरफ जाएंगे क्योंकि आपको भूख लगी, या आप खाना मांगेंगे, आप रोएंगे थोड़ी। बच्चा रोएगा, जब बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध देती है, बच्चे ये नहीं कहता माँ मुझे दूध दे, बच्चा रोता है माँ उसको दूध देती है। बड़ा रोता थोड़ी है, बड़ा खाने की तरफ जाता है, खाना बनाने जाता है, या खाना मांगता है, राइट। सो ये अंदरूनी है, मुंह पे नहीं रुका, सिर्फ बच्चा रोता है भूख के लिए, बड़ा कर्म करता है। Well said, ma'am. Ma'am, how to inculcate self-learning habits in children? Dr. Khushbu is asking. वो environment है, मेरा ख्याल है जैसे environment बनाओ, क्योंकि बच्चे का environment माँ बाप बनाते हैं, बच्चे का environment teachers बनाते हैं। सो जैसा आप वातावरण बनाओगे, आप भक्ति का बनाओगे, बच्चा भक्ति बोलेगा। आप लाउड म्यूजिक करोगे, बच्चा वही जुबान बोलता है। और बच्चे जो, अगर आप रीडिंग का माहौल बनाओगे, बुक्स का माहौल बनाओगे, अच्छाई का माहौल बनाओगे, एक्टिविटी का माहौल बनाओगे, अच्छे प्रोग्राम्स देखने का माहौल बनाओगे, अच्छा सुनने का माहौल बनाओगे, आप बच्चे की हैबिट्स को बेटर करोगे। बच्चा हैबिट्स अभी वही लेता है जो आप माहौल बनाते हो। जैसे बच्चा वही लैंग्वेज बोलता है जो उसके पेरेंट्स की लैंग्वेज होती है, जो सुनता है। कोई बच्चा 3 लैंग्वेजेस घर में सुनता है, वो पंजाबी भी सुनता है, हिंदी भी सुनता है, इंग्लिश भी सुनता है, वो तीनों बोलता है। और वो ना अपनी नानी नाना को देख के बोलता है, या नानी इंग्लिश में बोलती थी तो अब वो इंग्लिश में बोलेगा, या मेरे डैडी ये साउथ इंडियन बोलते, वो साउथ इंडियन। तो बच्चे 3 लैंग्वेजेस सीख सकते, क्योंकि उनका दिमाग खाली होता है ना, तो सब कुछ घुस जाता है फटाफट।
So child speaks languages which are spoken at home, and sometimes three languages are spoken. बच्चा तीन languages मैंने देखा है, बच्चा सीख जाता है और वो शक्ल देख के language बोलता है कि मेरी कौन कैसी लैंग्वेज है उसी के साथ वही बात करता है. मैंने खुद देखा है अपने ग्रैंड चाइल्ड में, इंग्लिश में भी बात करता है, हिंदी में भी बात करती है, एक और जबान में भी, बच्चों के साथ भी अंग्रेजी अपनी बात करती है और वो उस तरीके से बात करती है जैसे कि उसको सूट करती है. People are very smart, children are very smart, so we have to be very careful that हम लोग ये फॉर्मेटिव ईयर्स में अपने बच्चे के लिए कैसा माहौल बनाएं. बच्चे खेलने के लिए शौकीन है, स्विमिंग है तो आप उसको स्पोर्ट्स में ले जाते हैं, बच्चा स्पोर्ट्स सीखता है. आर्ट और म्यूजिक में वो बच्चा आर्ट और म्यूजिक सीखता है. उसको ऑप्शंस दे दो बच्चे को. वो कई बार उसको एक चीज पसंद नहीं है तो आपको समझ आ जाएगी कि और ऑप्शंस देने कौन सी चीज उसको पसंद है, वो ऑप्शंस ले लेते. सो चाइल्ड इन फैक्ट इज इन अ वेरी स्ट्रेंज, वेरी सिचुएशन, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जहाँ बच्चे को आप मोल्ड कर सकते हैं अगर चाहे. नहीं तो बच्चे को भी ऑप्शंस दीजिए कि क्या संस्कार लेके आया जीवन में. हर बच्चा अपने अंदर कोई ना कोई हुनर लेके आया, उसका हुनर निकलवाइए. Ma'am, teachers' mental health is important for the nation building as they are responsible for nurturing the next generation. Can you please give some tips for educational institutions to balance things in this cutthroat competition? पहले तो बच्चों को ना कंपटीशन से हटा के कोऑपरेशन सिखाइए. हमारे देश में यही प्रॉब्लम है, हम सिर्फ उनको कंपटीशन सिखाते हैं, कोऑपरेशन नहीं सिखाते, टीम वर्क नहीं सिखाते. हमारे देश में आज प्रॉब्लम दफ्तरों में भी यही है, एक दूसरे टीम वर्क नहीं करते. इस वक्त सरकार को टीम वर्क चाहिए हर चीज में. आज कोविड बिना टीम वर्क हो सकता है? डॉक्टर्स, म्युनिसिपैलिटी, हर एक को टीम वर्क करना पड़ता है, तब जाके आप कोविड से बच सकते हैं. अगर दुकानदार नहीं समझता कि मुझे हाथ में सफाई रखनी है और ये नहीं कहता कि, और पुलिस वाले और दूसरे लाइन नहीं लगवाते, समझाते नहीं कि लाइन लगाओ. इट्स अ टीम वर्क. वी नीड टू ट्रेन देम टीम वर्क. हर एक का अपना रोल है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके समझ से काम करेंगे तब जाके सफलता मिलती है. हमारे में कंपटीशन तो होना ही है, इम्तिहान तो आपका आएगा, लेकिन एक दूसरे को पढ़ाओ, एक दूसरे को सिखाओ. ये मत चिंता करो कि वो इससे आगे निकल. That's why they are now changing the grades to A, B and C rather than these marks, cutting through marks. So competition अपनी जगह है, cooperation अपनी जगह है. Teachers must teach cooperation and teamwork first. And ma'am, how can we enhance value education in the young generation? By again creating an environment of वैल्यू बेस्ड लर्निंग. और उनको वो, मैंने आपको टाटा जी की स्टोरी सुनाई ना, उनको पूछो आपको क्या चीज की कदर है, बोले मुझे ना मुझे आईटी बहुत अच्छा, मुझे आईफोन लेना बहुत अच्छा है. तो वो देखोगे वो जिसकी कदर है ना उसको बहुत संभाल के रखेगा. सो उसको पूछो बच्चों, हर बच्चे से पूछो. यू हैव टू ट्रेन, गिव मॉरल स्टोरीज सुनाओ, अच्छी फिल्म सुनाओ और खुद भी रोल मॉडल बनो. जब तक पेरेंट्स एंड टीचर्स खुद रोल मॉडल नहीं बनेंगे, बच्चे नहीं सीखेंगे आसानी से. वो कहेंगे आप तो ये कर नहीं रहे तो मुझे क्यों बोल रहे हो. Ma'am, can you suggest some ways to imbibe managing self as a core skill irrespective of age? Managing what? Managing self as a core skill. Managing self? Self, right. Self-management? Yes, ma'am. Irrespective of age, how can one manage themselves as a core skill in this pandemic situation? In the COVID situation, how can you do self-management? Yes, ma'am. पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो. पहले तो सबसे पहले रियलिटी, हकीकत को यू मस्ट एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज. ये रियल है. रियल ये है कि अगर आप 2 गज की दूरी नहीं रखोगे तो तुम भी बीमार हो जाओगे. पकड़ लोगे पॉजिटिविटी, यू विल बिकम टर्न पॉजिटिव. और अगर आप सफाई नहीं रखोगे तो ये अब वायरस आपके लिए एक्सेप्शन नहीं करेगा. ये वायरस माफ नहीं करेगा अगर आप गंदगी रखोगे,
या मास्क नहीं पहन के एक मार्केट में जब जाओगे तो मास्क नहीं पहनोगे, अपना केयर नहीं करोगे, जब घर में वापस आओगे तो एल्डर्स की केयर के लिए अपने आप को स्वच्छ नहीं रखोगे, ये एक्सेप्टेड और रियलिटी है। दूसरा, आप ट्रैवल नहीं कर सकते जैसे आप करते थे, उठे शॉपिंग करने चले गए, आप नहीं कर सकते ऐसे। आपको चौथा, आपको कमाना इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कमाएं और सेव भी करें, क्योंकि आप उतना नहीं कमा सकते जितना आप कमाते थे। क्योंकि अभी हर चीज संभल के चलनी है, तो पहले एक्सेप्ट करो रियलिटी क्या है, आज की हकीकत क्या है, व्हाट इज रियल टुडे। उससे रोना धोने से क्या मतलब, रोना धोना नहीं है, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। और अगर काम का तरीका बदलना है तो बदलना है, अगर अपनी स्किल को बदलना है तो नई स्किल लेनी है, क्योंकि मान लो वो स्किल का काम नहीं है तो यू नीड टू लर्न अ न्यू स्किल। अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपको देखना है कि मैं अपने आप में क्या कर सकता हूँ ताकि मैं अपना आपको कमा सकूं। तो ये हकीकत की कुछ लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। सेल्फ लर्निंग बड़ी जरूरी है। अगर स्पून फीडिंग अब स्कूल में नहीं हो रही, टीचर पढ़ा नहीं रहे, तो सेल्फ टीचिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट मींस सेल्फ रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, सेल्फ टेस्ट की हैबिट पड़नी। Yes, ma'am. Ma'am, in our country, we have seen women ignoring their mental and physical health. How to motivate them towards managing self? Again, along the lines of managing self. कुछ नहीं, अस्पताल ले जाओ और दिखा दो उनको अस्पताल में क्या होता है। उनको बता दो कि अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं करोगे तो अस्पताल में देखो कैसे है। तो वो जब लोग अस्पताल से वापस आते हैं तो कह देते हैं, भगवान मैंने कितना पैसा मैंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, साफ हवा फ्री थी, अब तो मुझे एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इतने पैसे खर्चने पड़े। सो बेस्ट है, जिसको नहीं समझना अस्पताल ले जाओ, तो वो भागे आएंगे वापस कि मुझे भगवान ने तंदुरुस्ती दी है, तेरा ईश्वर लाख लाख शुक्र है, तंदुरुस्ती दी है तो मैं सब कुछ अपने काम कर पा रही हूँ, अगर ना देती तो इसलिए मुझे अस्पताल से दूर रहना है और मुझे बीमार नहीं होना है। यही तो है मेंटल फिजिकल। एक्सपीरियंस करो, जरूरी नहीं है बीमार होके एक्सपीरियंस करो, दूसरे का दुख देखे सीख लो। Ma'am, we'll take one last question. Vanita ma'am is asking, while I try to abide by both my rights and duties, I get angry when I see others flouting rules. How do I control this anger? एंगर से वो सुधरने वाला नहीं है, आपको गुस्सा होने से वो सुधरने वाला नहीं है, समझे। सो आपका एंगर हो जहां कुछ परिवर्तन आए, अपना नुकसान क्यों करते हो? तुम कोई पुलिसमैन नहीं हो, ना ही तुम टीचर हो, तो तुम जाके भी नहीं बोल सकते, को कहेंगे हु आर यू, you just do what is your duty to do, but if you are in a position to influence, तब आप जाके बता सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑफिसर हो, आपके पास सरकारी ड्यूटी भी है, आपकी इन्फोर्समेंट ड्यूटी है, तब आप करो, लेकिन गुस्सा इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि गुस्सा करने से आप अपना मानसिक संतुलन खुद खराब कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप क्यों एनर्जी वेस्ट करो, अपनी एनर्जी बड़ी कीमती है। Ma'am, I'm Dr. Rajeshwari Malik. I'm pitching in between because I have a few questions to raise. पहला क्वेश्चन मैम, कोई प्रैक्टिकल टिप्स जो एज टीचर्स हम बच्चों को रेगुलर रूटीन में सिखाएं ताकि वो पेट्रियोटिज्म एंड केयरिंग फॉर सेल्फ सीख के निकले इंस्टीट्यूशन से, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप दें। बिकॉज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत जगह पे एनएसएस एनसीसी जैसी संस्थाएं तो है नहीं और जो इस वक्त आ रही हैं, बट ऐसे कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें तो। रोज एक स्टोरी बुक पढ़ाओ, एक स्टोरी सुनवाओ, या और इनको खुद बोलो, खुद पढ़ो। यू शुड हैव अ स्टोरी रीडिंग आवर। ओके, एक स्टोरी रीडिंग आवर आधे घंटे का भी हो, और पंचतंत्र की, अमर चित्र कथा की बहुत सारी अच्छी अच्छी सस्ती बुक्स हैं, बहुत अच्छी, उनको रोज बोलो अब क्लास स्टोरी बुक, गिव देम दैट स्टोरी, और उनको बोलो ये पढ़ो और अब आप सुनाओ, डिस्कस करो। मान लो आप गांधी जी पर लेते हैं तो महात्मा गांधी की अमर चित्र कथा की दे दीजिए, उनको बोलो सब बच्चों पढ़ो। अब
हर एक कोई बच्चे गांधी जी के बारे में बताए, कोई स्वामी विवेकानंद पर है, बोलो ये लो आज स्वामी विवेकानंद। जितनी अमर चतुर कथा है, इन बच्चों को खूब पढ़ाओ, सुनाओ नहीं, खुद पढ़ाओ नहीं, इनको बोलो पढ़ो। Ma'am, I'm talking about higher education institutions. I'm telling you, even these are not available for higher education. Even the higher education need the same inspiration. Okay. Same inspiration. You can keep changing the level. Don't we all जो values हमारे लिए छोड़ गए, क्या वो values बड़े को नहीं चाहिए? Ma'am, चाहिए. Yes. Agreed, ma'am. So storytelling is going to be one of the most important tools. Story reading. Okay. And you can change the subject of reading. Then you can change autobiographies, and every day start a book, 1-2 chapters of autobiographies. Aap padho. Let's read Rabindranath Tagore. Tell them to read one chapter of Rabindranath Tagore together, everybody, and then tell us what did you read. क्योंकि वो क्या होगा, पढ़ेंगे भी, इंटरनलाइज भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे भी, और उनके आइडियाज मिल जाएंगे उनको। तो आप पढ़ाओ मत, उनको बोलो पढ़ो और पढ़ाओ, उनको बोलो पढ़ो और पढ़ाओ। Okay. Thank you, ma'am. मैम, एक क्वेश्चन हमारे सीनियर प्रोफेसर जेपी सिंह सर हैं, उन्होंने रेज किया है। He want to know your views on privatization of education. He says जब से प्राइवेटाइजेशन हुई है तब से एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफी लो होता जा रहा है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट। ये टीचर्स पर डिपेंड करता है, प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। कौन सा बच्चा कैसा टीचर मिल गया, दैट इज इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट टीचर और अ प्राइवेट टीचर, इट्स द टीचर, इट्स द स्कूल, it's a school culture, it's an institutional culture. It's not about privatization, it's about your missionary zeal of an institution. अगर एक institution missionary zeal का है तो पढ़ाई A क्लास, लेकिन अगर वह सिर्फ फीस में इंटरेस्टेड है और किसी तरीके से इम्तिहान पास कराना है और किसी तरीके से नंबर लेना है, किसी तरीके से हाई नंबर लेना है, तब स्कूल का में प्रॉब्लम है। Teacher, it's not a question of privatization or government. It's a question of the goals and the objectives of that educational institution. Thank you, ma'am. Thank you so much for addressing the question. Yes, Nikita, over to you. Thank you, ma'am. Thank you for answering all the questions, ma'am. It is our honor to have Honorable Shri Ajit Singh Chaudhary, sir, Secretary of Surajmal Memorial Education Society, who has been associated with the society for a long time, and it is for his efforts that MSI has witnessed unparalleled improvement in terms of its infrastructure, public services, and quality of life. We thank you, sir, and I now invite you to present the vote of thanks. धन्यवाद। परम आदरणीय महामहिम डॉक्टर किरण बेदी जी, उपराज्यपाल पांडिचेरी, आदरणीय श्री कप्तान सिंह जी, अध्यक्ष सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्थान, निदेशक महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट रचिता राणा जी, सम्मानित शिक्षकगण, स्टूडेंट्स, आज मेरे लिए गर्व की बात है कि संस्था के अध्यक्ष श्री कप्तान सिंह जी ने इस कार्यक्रम में मुझे धन्यवाद करने के लिए अवसर दिया है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर किरण बेदी जी का उनकी उपस्थिति एवं वक्तव्य के लिए धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। यह हमारी संस्था के लिए गर्व की बात है कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। आप एक महान वक्ता हैं एवं आपका जीवन प्रेरणादायक रहा है। इस समय कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पर कहर बरसाया हुआ है। इस संकट की घड़ी में मैं ये जानकारी जरूर आदरणीय डॉक्टर किरण बेदी जी को देना चाहता हूं कि हमारी संस्था ने भी केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को करीब 13 लाख रुपए की धनराशि इस महामारी को देखते हुए योगदान दिया है। दुनिया के सामने संवाद की चुनौती को भी खड़ा कर दिया है। समय की मांग समावेश संवाद है, क्योंकि किसी भी संकट, खास तौर से सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चुनौती के समय
संवाद की रणनीति तभी असरदार साबित होती है जब सटीक जानकारी को जनता के हर तबके तक पहुंचाया जाए। कोविड-19 की महामारी के अनुभव ने हमें यह बताया कि कानूनों में बदलाव की जरूरत है। इस महामारी का सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा प्रणाली पर पड़ा है। शिक्षण संस्थानों के बंद होने से विश्व के तकरीबन 94% छात्र आबादी प्रभावित हुई है। निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में यह संख्या 99% है। इस महामारी ने शिक्षा प्रणाली में मौजूद असमानता को अधिक बढ़ा दिया है। इसने शिक्षा के समक्ष व्यापक चुनौतियां पेश कर दी हैं। आज इस विषय को समझते हुए हम सभी चुनौतियों को अवसरों में बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सी गरीब आबादी गांव ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ नहीं हुई है। इसके लिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएं। ऐसे समय में वर्तमान शिक्षा पद्धति में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए आज भी हम विदेशी ऐप पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी को खास तौर से शिक्षण प्रबंधन को बड़ी समझदारी से रणनीति बनाकर काम करना होगा। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, सफाई रखना, जो आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण बेदी जी ने भी ये बताया है, मास्क पहनना, सफाई रखना, ये सबसे जरूरी बात है। शैली महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना होगा। जब तक बेहतर समाधान न मिल जाए, हम सभी को अपनी जिम्मेवारी समझकर एकजुट होकर प्रवक्ता के साथ इस महामारी का सामना करना होगा। इस समय इसके साथ मैं पुनः सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ईश्वर से मनोकामना करता हूं कि आप सभी, आपका परिवार, आपके यार दोस्त, आपके मित्र सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूं आदरणीय किरण बेदी जी का कि वैसे तो आदरणीय किरण बेदी जी, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे परिवार के सदस्य हों, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने बहुत समय दिल्ली पुलिस में बिताया है। और क्योंकि हम लोग तो आपसे कुछ छोटे थे और उस समय जो आपका काम दिल्ली पुलिस के माध्यम से जनता की सेवा करने का रहा, वो एक बहुत ही सराहनीय रहा है। और उस समय का जो छोटा बच्चा था, हम कॉलेज में थे, उस समय के जो भी स्टूडेंट थे, बड़े थे, वो आपके नाम को भली भांति जानते हैं। और आप किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, किसी के दबाव में, किसी राजनीतिक दबाव में कभी आप नहीं रहे। और आपने दिल्ली की जनता के लिए जितना अच्छे काम किए हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही सराहनीय है। और हमें तो ऐसा लगता है जैसे आज आप ठीक है कि पांडिचेरी की गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि ये नाम ऐसा हम लोगों से जुड़ा हुआ है कि हम यही समझते हैं कि हमारी परिवार के सदस्य हैं। आज आपने जो हम सबको अपने आशीर्वचन से हमें आशीर्वचन दिए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और एक जो आपने सबसे बड़ी जो बात आपकी पसंद मुझे आई है, वो ये आई है कि आपने बताया कि आपका फर्ज क्या है। माँ बाप जो हैं तो माँ बाप अपना फर्ज निभाएं, टीचर जो है वो अपना फर्ज निभाएं। तो आपने ये आज के समय में बहुत दिक्कत इस बात की आ रही है कि सब लोग अपने हक तो जानते हैं लेकिन अपना फर्ज कोई नहीं जानता। ये आपने बहुत अच्छी बात आज इस मौके पर कही है कि सबको अपना, चाहे वो कोविड का समय हो चाहे दूसरा समय हो, सबको अपना फर्ज जरूर निभाना चाहिए। मैं अंत में आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। इससे सिर्फ हमारे टीचर्स को ही नहीं, सभी स्टूडेंट्स को जो ये देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को और हम सब लोगों को इसका बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. I would now like to request everyone to please rise for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you to all the participants for attending. नाम भी